लास्ट जो चौथा पॉइंट था अणुसंघ गुणधर्म वो क्या था? हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में अवनमन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए आप लोग रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और भैया अपने दोस्तों को भेज तो इतनी मेहनत करवा रहे पसीने में तो थोड़ा फायदा हो जाना चाहिए। ठीक है, हमको पंखा ना हाको। ठीक है, हमको पंखा ना हाको। ठीक है, आगे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है ना। चलिए अब हम हिमांक का अवनमन देखते हैं। क्या देखते हैं? हिमांक का अवनमन, अंतिम चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट अणुसंघ गुणधर्म जो हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब जानते ही हो, डिक्लाइन होना, घट जाना, है ना। अवनमन का मतलब क्या होता है? घटना या नीचे होना, नीचे होना। ठीक, इससे मतलब क्या होता है? घटना या फिर नीचे होना। ठीक है ना। अब सबसे पहले हिमांक क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है ना। देखो किसी भी ठोस की ठोस अवस्था में कोई भी द्रव है उसका जो ठोस अवस्था होती है उस समय उसका जो वाष्प दाब होता है, उस समय जो उसका वाष्प दाब होता है, ठीक है, और वही उसका क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। ठीक है ना। उस समय जो टेम्परेचर ठोस अवस्था में द्रव को लाने के लिए जो ताप रखते हैं और उस समय जो उसका वाष्प दाब बनता है वही उसका क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। ठीक है ना। क्लियर है की बात? चलिए ठीक है। तो साफ साफ हम बता सकते हैं कि किसी द्रव का वह वाष्प दाब, किसी द्रव का वह वाष्प दाब जिस ताप पर उसको ठोस अवस्था में लाने पर बनाने के लिए रखा जाता है वही उसका क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे हिमांक में अवनमन कैसे होता है। हिमांक में अवनमन कैसे होता है इस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। तो हमें पता है जब हम किसी भी द्रव में आवाज़शील पदार्थ डाल देते हैं, आवाज़शील पदार्थ डालते हैं तो उसके जो वाष्प दाब है उसमें कमी आ जाती है। वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है ना। तो वाष्प दाब में जब कमी आ जाती है तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर वाष्प दाब में कमी आ रही है तो उसका ताप अंतर भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पहले अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बर्फ बन रहा था और उसमें तुमने घोल दिया है कुछ, ठीक है, तो अब 0 डिग्री से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उसका वाष्प दाब अब क्या हो गया है? कम हो गया। तो वाष्प दाब कम होने पे उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है ना। क्लियर है बात? ठीक है। तो भैया ये बात को हम सीधे सीधे लिख दें इस बात को कि जो तापांतर है, फ्रीजिंग पॉइंट में जो अंतर है उसमें क्या आएगा? कमी। पहले जो था, पहले जो शुद्ध रूप था वो था ज़्यादा, वो था T0। जब तुमने कुछ मिला दिया अब वो पता लगा और ज़्यादा नीचे चला गया, टेम्परेचर T हो गया, है ना। तो ये इसका क्या हो गया? अंतर हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग ताप में अंतर बोलते हैं, जो हिमांक के केस में आता है। इसको हिमांक का अवनमन कहते हैं। नाम भी लिख लीजिए, इसका नाम है, इसको हम लोग कहते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है। जैसे उसमें क्या था? क्वथनांक में उन्नयन, यहाँ क्या? हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है ना। अगर ग्राफ बनाना चाहो सेम वैसे ग्राफ इसका है, ग्राफ अब हम नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। आप समझ लीजिएगा। सीधे डायरेक्ट हम बात करते हैं। हमको एक चीज़ पता है कि जब हम किसी पदार्थ में कुछ डाल देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है ना। और वो जो वाष्प दाब में कमी है, ठीक है ना, वो इसके क्या होती है? समानुपाती होती है ना। जो हिमांक में अवनमन है उसी के वो क्या होती है? समानुपाती। तो शुद्ध में से पीएच को घटाते हैं यही तो कमी आती है। और ये चीज़ हमको पता है, हम राउल्ट के नियम से जानते हैं कि जो पीएच माइनस P0 है ये किसके बराबर होता है? ये समानुपाती होता है मोल प्रभाज के। किसके? मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। कहाँ से पता चला? यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया करना कि राउल्ट के नियम से पता चला। ठीक है ना। अगर ये इसके समानुपाती है तो हम कह सकते हैं जो डेल्टा TF है ये भी समानुपाती किसके है? मोल प्रभाज के। अगर ये भी इसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है डेल्टा TF तो हम कह सकते हैं ये भी क्या है? अणुसंघ गुणधर्म। अतः ये क्या है? अतः ये है एक अणुसंख्य गुणधर्म है। और अगर ये अणुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इस गुण का प्रयोग करके मोल प्रभाव हम लोग अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको हिमांक में अवनमन दिया है, ठीक है ना, अगला क्या है हमारा? हिमांक में
अवनमन से अवाष्पशील जो पदार्थ है, पदार्थ के अणुभार की गणना, सेम फॉर्मूला वैसे लगेगा, हम इससे भी गणना कर सकते हैं। तो अणुभार जो हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा। यहाँ पे kf आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे kf आ जाएगा, जो पदार्थ डाल रहे हो उसकी मात्रा आ जाएगी, अपॉन जो है डेल्टा TF आ जाएगा, इनटू बड़ा W आ जाएगा। फॉर्मूला कुछ नहीं लगेगा, सेम वैसे यहाँ पे ये लग जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ से अणुभार की गणना कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ठीक है ना? क्लियर है इतनी बात कि नहीं? चलिए ठीक है। तो ये रहा जो है अभी तक के जो हमने पढ़ा था अवाष्पशील पदार्थों के लिए। अभी क्या आपका बचा हुआ है? वाष्पशील पदार्थों के लिए बचा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि वाष्पशील द्रव लेते हैं। अभी तक के जो राउंड का नियम पढ़ा रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि हम लोग अवाष्पशील पदार्थ डाल रहे थे, ठीक है, लेकिन राउंड ने दोनों के लिए दिया था। अगर आप वाष्पशील डालते हो, ठीक है, विलायक के अंदर विलेय, तो फिर क्या होगा, ठीक है ना? तो इन्होंने बाई एक्सपेरिमेंट जब देखा तो इनको पता चला कि अगर ताप को स्थिर रखा जाए और वाष्पशील द्रव को द्विअंगी विलयन, मतलब एक विलेय है और एक विलायक है, इसका अर्थ ये हुआ द्विअंगी विलयन लिया जाए, तो जो प्रत्येक घटक है, प्रत्येक घटक के विलयन के ऊपर आंशिक दाब, विलयन में उसके मोल प्रभाव के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब इसको हम समझाते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक विलयन बनाया, ठीक है, ए पदार्थ पहले लिया, क्या लिया, ए पदार्थ लिया, ठीक है, उसका आपने वाष्प दाब नापा Pa, ठीक है। ये मान कितना हमें प्राप्त हुआ, इसमें ए पदार्थ के मोल प्रभाव कितने हैं और शुद्ध रूप में जो Pa था उसका वाष्प दाब कितना है। ये इनका कहने का ये मतलब है कि स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन के प्रत्येक घटक, जैसे ए एक घटक हो गया, बी दूसरा घटक हो गया, प्रत्येक घटक के विलयन के ऊपर जो आंशिक दाब है वो विलयन के मोल प्रभाव के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब दो अंगी विलयन है, इसलिए दूसरा पदार्थ भी ले लेते हैं, उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, इसके मोल प्रभाव हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये ए का मोल प्रभाव है तो ए लिख लो, ये बी का मोल प्रभाव है तो बी लिख लो, ठीक है ना, और इसका शुद्ध रूप में वाष्प दाब, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, अलग अलग सेपरेटली इनके वाष्प दाब हुए, ठीक है ना, ठीक है। अगर इन दोनों को हम क्या कर दें, आपस में मिला दें, ठीक है ना, तो अगर दो ऐसे विलयन मिलाए जाते हैं जिनके वाष्प दाब अलग अलग हैं, तो उनकी जो कुल वाष्प दाब होती है, ये डाल्टन का नियम एक्सप्लेन करता है कि कई सारी गैसों को अगर आप मिलाते हो तो उनका जो आंशिक दाब होता है वो कुल जितने घटक हैं उनके दाब के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो डाल्टन के नियमानुसार यहाँ पे कौन सा नियम यूज किया गया है, डाल्टन का, ठीक है ना। तो डाल्टन के गैसों के आंशिक दाब के नियम से, भाई हमने बताया ना इसमें गैसों के नियम लग सकते हैं तनु विलयन के केस में, तो जो पी कुल होगा, पी कुल मतलब टोटल जो आपका ये आएगा आंशिक दाब, वो क्या हो जाएगा, पी ए जो विलयन है उसका आंशिक दाब कितना है, ठीक है, और पी बी जो है उसका आंशिक दाब कितना है, इन दोनों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हमको पता है पी ए का मान क्या है, अगर मोल प्रभाव के पदों में लिखना चाहते हैं, ठीक है, पी ए का मान है एक्स ए पी ए नॉट। अगर बी का मान करें बात कितना क्या है, तो एक्स बी इक्वल टू पी बी नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नियम यहाँ से निकल के आया कि अगर वाष्पशील द्रव के द्विअंगी विलयन बनाया जाए तो राउल्ट का नियम क्या कहता है और उस पर ये कैसे अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो डाल्टन थे उनके हिसाब से अगर दो गैसें या दो से अधिक गैसें मिलाई जाती हैं तो उनका कुल जो विलयन का दाब बनेगा वो क्या होगा, वो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि ये इस प्रकार से काम करता है, ठीक है। अब हम लगाते हैं राउल्ट का नियम, ठीक है ना। राउल्ट ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, कि अगर वाष्पशील द्रव है तो उनके आदर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना, ये बात क्लियर। आगे बढ़े हम लोग इसके, ठीक है। अब बात करते हैं आदर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं।
ठीक है, डायग्राम से ही हम क्लियर कर देंगे, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं कराएंगे, ठीक है ना। बहुत तुम लोग परेशान हो चुके हो। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग करते हैं कि वाष्पशील पदार्थ डाले हो आदर्श विलयन क्या होंगे, ठीक है ना, आदर्श कंडीशन, ठीक है ना। वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन, सबसे पहले हम ये बताते हैं, ठीक है ना। आदर्श विलयन, इसमें क्या होता है, जो नियम राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, राउल्ट के नियम को फॉलो करेंगे वो आदर्श विलयन कहलाएंगे। कैसे पता चलेगा कि ये राउल्ट के नियम को फॉलो कर रहा है, डेल्टा एच जो एंथैल्पी होती है, अगर डेल्टा एच जो मिक्सिंग है इसका मान 0 रहे तो ये राउल्ट के नियम को फॉलो कर रहा है, और यदि डेल्टा वी जो है आयतन में जो परिवर्तन है, ठीक है, ये मिक्सिंग भी 0 रहे तो ये आदर्श विलयन की पहचान है, राउल्ट के नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम इसको ग्राफ से भी समझ लेते हैं कि अगर ग्राफ इसका बना है आदर्श विलयन का तो क्या बनता है। तो रही एक लाइन हमारी, ये एक पदार्थ को इस लाइन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, और एक लाइन हमारी ये रही, एक पदार्थ इस लाइन के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं ये जो पदार्थ है ये बी पदार्थ को रिप्रेजेंट करता है, किसको करता है, बी पदार्थ। तो इस समय एक बीकर है जिसमें बी पदार्थ पूरा भरा हुआ है, इसमें कोई भी चीज नहीं मिली है, मतलब ये शुद्ध रूप में है। तो इस समय अगर इसका मोल प्रभाव देखा जाएगा बी वाले का, ठीक है ना, तो इसका मोल प्रभाव हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मोल प्रभाव जब मैक्सिमम होता है तो उसको 1 कहते हैं, इसकी रेंज होती है 0 से 1, ठीक है। तो इस समय जो बी है उसका मोल प्रभाव कितना है, 1, ठीक है ना। और इस समय इसका अगर वाष्प पदार्थ देखा जाए तो ये बी है ना, और शुद्ध रूप में है तो पीबी हो गया शुद्ध रूप वाला, है ना, तो ये लिखेंगे ना पीबी नॉट शुद्ध रूप वाला। इसके बाद इसी में हम, और ये रिप्रेजेंट करता है बी ए पदार्थ को, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वाली लाइन ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ से हमने इसमें ए की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 10 ग्राम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ एक्स ए मोल डाल दिया, कितना डाल दिया, एक्स ए मोल डाल दिया, मोल में बात करेंगे, ठीक है, वही में बढ़ाते चल रहे हैं। तो यहाँ पे शुरुआत में कितना मोल है, एक से कितने मोल है, 0 मोल है। यहाँ से जब शुरू किया था तो इस समय जो एक से की मात्रा थी वो कितनी थी, 0 थी, बढ़ती गई और कहाँ तक पहुँच गया, 1। जब हाईएस्ट हो जाता है तो वो 1 हो जाता है। तो देखो ये अब क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया। तो इसका मतलब इसका वाष्प पदार्थ इस समय जो होगा वो हाईएस्ट होगा, क्योंकि मात्रा हाईएस्ट हो गई, मोल प्रभाव हाईएस्ट हो गया। अच्छा, इसकी अगर बात करें, ये जैसे जैसे इधर जा रहे हैं ये तो घटेगा भाई, इधर जाओगे तो इसकी मात्रा क्या होना शुरू हो जाएगी, घटना शुरू हो जाएगी। तो ये जो एक्स बी था अगर इसका मोल प्रभाव देखा जाए तो इधर जाने पे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे जब आए थे तो एक्स बी कितना हो गया था, 0 हो गया। समझ में आई बात नहीं। ये दोनों कर्व किसके बने हुए हैं, ये आपके जो है वाष्प दाब के कर्व हैं। ये ए का वाष्प दाब है, ये क्या है, ए का वाष्प दाब, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन किसकी है, बी की वाष्प दाब, है ना। तो जब दोनों आपस में मिक्स हो गए तो हमने देखा इसका तो हाईएस्ट ये गया था, इसका हाईएस्ट ये गया था। अगर इसको मिला दें तो ये किसका हो गया, ये विलयन का आंशिक, है ना। ये क्या हो गया, जो पीएस बना, है ना, मतलब विलयन का, तो लिख सकते हैं ये है विलयन का आंशिक दाब। समझ गए इस बात को कि नहीं। तो ये है इनिशियल कंडीशन, जो आदर्श कंडीशन है उस आधार पे ऐसा ग्राफ बना, ठीक है ना, कि आदर्श विलयनों का इस प्रकार से ग्राफ होता है। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है ना, क्लियर है ना पूरा। इनको क्या बोलते हैं, ये जो पीबी है और पीए जो है वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी। वाष्प दाब बी का ये वाष्प दाब है और ये शुद्ध रूप में ए का वाष्प दाब है। क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर अनादर्श विलयन है, अगर हम बात करें किसकी, अनादर्श विलयन, ठीक है ना, अनादर्श जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते, जो राउल्ट के नियम को नहीं मानते उनको कहते हैं अनादर्श विलयन, ठीक है ना। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम को नहीं मानते हैं, ठीक है ना, 2 होते हैं। एक होता है धनात्मक, जिसमें धनात्मक विचलन आपको नजर आ जाए, और एक होता है ऋणात्मक, ठीक है, जिसमें ऋणात्मक विचलन आपको नजर आ जाए, ठीक है ना।
2 होते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, अगर डेल्टा जो H मिक्सिंग है इसका मान 0 से आ जाए ज़्यादा, क्या हो जाए 0 से ज़्यादा, या हम ऐसे कहें कि डेल्टा V मिक्सिंग जो है इसका मान 0 से क्या हो जाए ज़्यादा, तो वो हो जाएगा धनात्मक विचलन। क्या हो जाएगा, धनात्मक विचलन। और अगर डेल्टा H मिक्सिंग का जो मान है वो कम हो जाए 0 से, या आयतन जो है मिक्सिंग वो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो हो जाएगा अनादर्श विलयन, और किस में जाएगा, ऋणात्मक में जाएगा। इसका मतलब समझ लो क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, 1 लीटर पानी था, 1 लीटर दूध मिलाया, कितने लीटर होना चाहिए बाल्टी में, अब बाल्टी में कितना लीटर होना चाहिए, 2 लीटर होना चाहिए, समझ गए कि नहीं। तो मतलब आदर्श काम है ना, ये भैया बड़ा आदर्श काम, ठीक। लेकिन तुमने क्या किया, पानी डाला 1 लीटर और दूध डाला 1 लीटर, बन गया 2.5 लीटर, ये कैसे हुआ है ना, ये तो भैया नियम के खिलाफ हो गया ना, इसीलिए कहा गया ये अनादर्श विलयन है, नियम के खिलाफ है ना। और पता लगा तुमने 1 लीटर पानी डाला, 1 लीटर दूध डाला, बन के तैयार हुआ 2.5 लीटर, तो ये भी घपला हो गया, यहाँ भी ये अनादर्श विलयन है, वो घटा वाला ये बढ़ा वाला, गड़बड़ दोनों है, ठीक है ना। समझ गए इस बात को, जो यहाँ लिखा है इसका ये अर्थ होता है। चलिए ग्राफ से भी इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले पॉजिटिव ग्राफ बनाते हैं, यही चीज रहेगी, सब कुछ बदलेगा है, ठीक है ना। ये रहा ग्राफ, ठीक है। अब जल्दी से ग्राफ आपको समझ में भी आ जाएगा, अब हमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। ये रहा 0, ये रहा 1, ये किसका 0 1 है, A का है, इधर की तरफ जा रहा है। अगर ये है 1, ये है 0, ये किसका है भैया, ये x b का है। ये अभी हमने ग्राफ बनाया था, ये एक पॉइंट यहाँ बनाया था, एक पॉइंट ऐसे बनाया था, है ना। ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, शुद्ध अगर होता तो ऐसा होता, आइडियल कंडीशन में तो ऐसे होता ना। लेकिन हमने बताया इसमें घपला हो चुका है, ये बढ़ चुका है, ये ऐसे होगा, और ये भी बढ़ चुका है, और ये ऐसे होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से मिलाना थोड़ा सा अच्छे से करके, ठीक है ना, ऐसे होगा। तो कुल मिला के ये जो आना चाहिए था इस पॉइंट को यहाँ भी तो घपला हुआ है, फिर कुल मिला के क्या हुआ, जाल, है ना। तो भैया ये भी अब कैसा आएगा, बढ़ा हुआ आ जाएगा। समझ गया इस बात को कि नहीं, इतना बढ़ा हुआ है कि नहीं आया, समझ पाए इस बात को जो हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये इसकी कहानी हो गई। अब ये कर्व ऐसे चल गया, ऊपर की तरफ चला गया, है ना। ऐसे अगर इसकी बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब सब समझदार हो गए, जान चुके हो गया, है ना, जान गए हो ना। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, यहाँ भैया घटी आ गई है, यहाँ पे क्या आया है, घटी, है ना। यहाँ तो घट गया मामला सब, है ना। तो इनको घटा के बना देते हैं, ठीक है। इनको मिलाया जाए, इस लाइन को इस लाइन से मिला दो, यहाँ पे क्या आया है, सब घटेगा मामला है, ठीक है ना। तो देखो अब ये विलयन का ऐसे चित्र बन जाएगा, ये घटा तो ऐसे घट गया, और ये घटा तो ऐसे घट गया, ठीक है। ये रहा घटा वाला चीज, ऐसे करके कितना घटा है ये विचलन यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको पता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, किसके लिए होता है, x के लिए होता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है, किसके लिए होता है, x b के लिए होता है। और वो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्लियर है ना इतनी बात, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि अगर वाष्पशील पदार्थ है तो वो कैसे विचलन सिद्ध दिखाते हैं, है ना। आदर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, पूरी डिटेल में चर्चा कर दी गई, ठीक है ना। आई होप को समझ में आ गया होगा चैप्टर।